चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जहाँ एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट लेते। फ्रिक्शन क्या थी, अगर जल्दी से रिकैप करें, रिवाइज करें। रगड़ तो उर्दू हो गई ना, है क्या चीज़ फ्रिक्शन, क्या करती है? इट अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर, एक जिस्म की दूसरे जिस्म पे हरकत को अपोज करती है। कल भी मैंने समझाया था, फ़र्ज़ कर रहे हैं ये लकड़ी का एक तख्ता है, जिसे आपके डेस्क, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख के आप खींचेंगे तो ये तख्ता क्या करेगा, उस मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, ये क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स है। कल हमने एंड में ये देखा था कि अगर फ़र्ज़ करें ये वही बॉडी है और ये वो तख्ता है, ये इस तख्ते पे पड़ी हुई है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, बॉडी अगर रेस्ट में है, एक तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है नीचे, तो बॉडी ना नीचे नहीं जा रही क्योंकि सरफेस का रिएक्शन उस पर अमल कर रहा है ऊपर। अब अगर मैं बॉडी को मूव करता हूँ लेफ्ट साइड पे, फ़र्ज़ करें फोर्स लगाता हूँ, अब बॉडी चाहे मूव करे या ना करे, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी उसके अपोजिट, राइट साइड पे। सही है। अब ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से, ये पता चलता है कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ जाता है तो हमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, नॉर्मल रिएक्शन अगर कम हो जाता है तो हमें फ्रिक्शन भी कम इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को कहते हैं म्यू, MEU, म्यू ग्रीक लेटर म्यू मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहाँ से अगर म्यू निकालूंगा तो आर यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो म्यू का अपना फॉर्मूला क्या होगा? F/R। सही है। FB फोर्स से RB फोर्स है, FB न्यूटन में RB न्यूटन में, तो म्यू की यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा? जब यूनिट कोई नहीं होगी तो डायमेंशन भी कोई नहीं होगी। तो ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस, जब यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी है। इसकी सिर्फ वैल्यू दी होगी बस, साथ में यूनिट नहीं होगी। तो कल भी ये समझाया था, ये बताती क्या है? अगर ये म्यू नहीं होता फिर तो तमाम सरफेसेस के लिए F की वैल्यू क्या आ जाती? सेम। आप लकड़ी पे लकड़ी को मूव कर रहे हैं, या आप लकड़ी पे मार्बल को मूव कर रहे हैं, या आप लकड़ी पे प्लास्टिक को मूव कर रहे हैं, सबकी फ्रिक्शन सेम नहीं होगी। सबकी फ्रिक्शन सेम, R तो सेम होगा ना, R तो W के बराबर होगा, WmG के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें म्यू बताएगा। अच्छा, सही है भाई। अब अगर समराइज करें, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने लिख भी दिया, इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सरफेसेस। कल जो मैंने कहा था फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करती है। कल एग्जांपल दी भी थी ना, आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं ये फ्रिक्शन भी क्या हो रही है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन थी ना। जब हम 50 न्यूटन तक पहुंचे थे तो हमने कहा था ये भी 50 न्यूटन है, हाँ जोर लग रही है बॉडी मूव, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 51 किया बॉडी मूव होने, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। जब तक बॉडी रेस्ट में है स्टैटिक फ्रिक्शन वही होगी जो आपकी अप्लाइड फोर्स है। तो हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? अप्लाइड, जब बॉडी रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होगी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम, जिसे कल हमने कहा था 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन उसकी मैक्सिमम, जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 थी। जब हमने फोर्स 1 न्यूटन की, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गई? 1 न्यूटन। फोर्स 5 न्यूटन की, स्टैटिक फ्रिक्शन भी, आपने फोर्स 20 न्यूटन की स्टैटिक, तो Fs हमेशा किसके बराबर है? अप्लाइड, कब तक? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, Fl तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर Fl तक। Fl कैसे निकलेगा? म्यू एस से। म्यू, अब यही वाला फॉर्मूला आएगा, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय आर से जो वैल्यू निकलेगी, म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
एस मीन्स, और म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो म्यू एस मल्टीप्लाई बाय आर आएगा, इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकलेगी। अभी एक एग्जांपल में समझा भी देता हूँ। और म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर से क्या निकलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कल हमने क्या कहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है यार। क्यों होती है, क्योंकि म्यू एस से छोटा है। फॉर्मूला तो दोनों का सेम है ना, म्यू के छोटा है म्यू एस से, तो म्यू के भी आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, म्यू एस भी आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वजह से एफ के लेस देन एफ एल से, एल से। अगर कल मैंने एस लिखा था तो वो करेक्शन कर लें, एल, ठीक है। एफ के इज लेस देन एफ। नॉर्मली एग्जाम में वो एफ एस के देता है, तो फिर हम कभी कभी एग्जाम में ना, एग्जामिनर से भी इंसान का वैसे खता का पुतला इंसान, अगर एफ के लेस देन एफ एस है, एग्जाम में ऑप्शंस दिया हुआ है, तो समझे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या ले रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए एफ एल भी कह सकते हैं, एफ एल में मतलब एफ एल है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की। एफ एस भी कभी कभी इसको कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या कहना चाहिए, एफ एल कहना चाहिए। समझ में आया। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम है, तभी एफ के जो है एफ एल से कम है। ठीक है, ये उतारना। ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली, फर्ज किया 5 किलोग्राम मास है ये जो ब्लॉक मैंने रखा हुआ कि बुक है कुछ भी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 ले ली ताकि मैं कैलकुलेशन आसान हो, 10 भी होती है कहीं कहीं दुनिया में। म्यू एस देखिए मैंने कहा था ना 0.3 फर्ज करें, इन दोनों के दरमियान जो म्यू एस है वो क्या है, 0. अब क्या है, ये किया है कि एक्सेलरेशन निकालो बॉडी का और स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो। देखिए न्यूटन्स लॉज के मैंने आपसे कहा था, लेक्चर सुनिएगा। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में टोटल फोर्स होती है, और टोटल फोर्स से ही एक्सेलरेशन निकलता है। तो पहले हम ये निकाल लें कि भाई फोर्स कितनी लग रही है टोटल, उसी से क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए अभी मैंने समझाया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय आर। आर किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के। डब्ल्यू क्या होता है, एम जी। तो हमारे पास फार्मूला बन गया म्यू एस एम जी, वैल्यूज पुट कर दी, 15 न्यूटन आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 15 न्यूटन। अच्छा एक चीज़ और है ना, एफ कितना है, जो हम फोर्स एफ लगा रहे हैं फर्ज करें वो 10 न्यूटन है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, मोशन से जस्ट पहले। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी इस जाने मूव करेगी, बॉडी इस जाने मूव करेगी, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। क्यों भाई शेर यार, ऐसा होगा, पहले सही कहा था तुमने। इसका मतलब ये है, कल वाली मिसाल ले लें, कल वाली मिसाल क्या थी, मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है 50 न्यूटन, मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, तो मैंने जैसे ही लगाई फ्रिक्शन तो ज़्यादा है, बॉडी तो इधर मूव कर जाएगी, ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ना यार, ये तो कमाल हो गया, मैंने बॉडी को टच किया, बॉडी पीछे आ गई हो, तो अगर मुझे बॉडी को उधर लेके जाना है तो उधर खड़े हो जाता हूँ, टच करूँगा बॉडी पीछे आ जाएगी, क्योंकि मेरी फोर्स कम है और फ्रिक्शन की फोर्स, भाई वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना यार। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सिर्फ हमें ये बताती है कि आपको इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब बॉडी मूव करेगी। अभी मैंने जो आपको समझाया, जब तक बॉडी रेस्ट में है तो जो आपकी फोर्स है वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। अभी इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ी लग रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फायदा क्या हुआ
मुझे ये पता चल गया कि मेरी फोर्स इसको मूव कराने के लिए नाकाफ़ी है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन और इसकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 15। जब मेरी फोर्स 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, मेरी फोर्स 11 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 11 न्यूटन, मेरी फोर्स 15 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन, वो FL है। जब मेरी फोर्स 16 न्यूटन तो ये अभी 15 ही है, अब बॉडी मूव करेगी। तो ये 15 न्यूटन तो मुझे ये बता रही है कि मैंने फोर्स लगानी कितनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो वही होगी जो F होगी, अभी मैंने लिखा भी था, कितनी होगी 10 न्यूटन। जब भी तो वो रेस्ट में इक्वल और अपोजिट, इक्वल और भाई जब F S और F बराबर हैं तो इसका मतलब है नेट फोर्स क्या है, 0 है। जब नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहरहाल मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे इसको मूव कराना है तो मुझे 15 न्यूटन से ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आते, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया, आज तक नहीं आया। मैं 98 के बाद से जो पेपर्स हैं समझे वो मेरी नज़र से गुजरे हैं। 2003 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बल्कि 93 से भी, बहरहाल 20-30 साल से, क्योंकि बुक में न्यूमेरिकल नहीं है तो एग्ज़ाम में आते भी नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो उनका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, याद है। वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना समझाए थे, फिर कंपोनेंट से वेक्टर बनाना सिखाया था। तो वहीं पर मैंने ये समझाया था कि कोई भी दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 हो, उन दोनों को हम एक वेक्टर में कंबाइन कर सकते हैं। वो एक वेक्टर दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। याद है, याद माजी अजाब है यार, अब ऐसा तो नहीं है, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तो देखिए ये हमारी जो फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। इनके दरमियान एंगल कितना होता है। और अगर पैरेललोग्राम लॉ याद हो तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था, ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला, वो ऑलरेडी मिली हुई है। रिजल्टेंट क्या होगा, दरमियान से निकलेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इसको कहते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन। और ये रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं, हो सकता है कहीं आ जाएं एग्जाम में MCQs में। अगेन इनकी कोई लंबी चौड़ी क्या कहते हैं, ना डेरिवेशन है ना कोई न्यूमेरिकल है, बस ये डेफिनेशन है। रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन R इज कॉल्ड रिजल्टेंट रिएक्शन। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपने याद रखनी है, कहीं अगली क्लासों में काम आएंगी या अभी MCQ में काम आएंगी।